आइए आज चर्चा शुरू करते हैं एसी के लेक्चर नंबर 3 में एसी सर्किट विद डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की। तो सबसे पहले मैं रजिस्टिव सर्किट के बारे में बताऊंगा कि विद रजिस्टर क्या है सीन। अब इसमें मैं सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ। सपोज ये अल्टरनेटिंग सोर्स है और इसके साथ आपने एक रजिस्टर ऐड ऑन किया हुआ है। तो जब भी आप एसी को किसी रजिस्टर के साथ लिंक करोगे तो चार बातें आपको ध्यान रखनी है। चार में जो सबसे पहली बातचीत है वो है इक्वेशन ऑफ ईएमएफ की इस सर्किट एनालिसिस में। अब आपको तो पता ही है कि एसी जनरेटर यानी एसी सोर्स जो ईएमएफ सप्लाई करता है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए नॉट साइन ओमेगा टी। यही रहेगा थ्रू आउट, चाहे कंपोनेंट कोई सा भी लगा हो, चाहे वो रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, या फिर आरएलसी सीरीज़ हो, या फिर आरएलसी पैरेलल हो, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन हो। आपको ध्यान क्या रखना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ हमेशा यही रहेगी। अब अगर मान लेते हैं कि इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वेरिएबल नेचर का यानी ऑल्टरनेटिंग फ्लो, उसकी इक्वेशन अगर आपसे पूछी जाए, जिसे आप कह सकते हो इक्वेशन ऑफ करंट, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अगर आप इस इक्वेशन को, जिसको कि इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं, अगर इसको आप डिवाइड कर दो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई आर, अगर आप आर से डिवाइड कर दीजिए यानी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर आप क्या देखेंगे इस थ्रू आउट सर्किट में कि अगर आप E इज इक्वस टू सपोज E इज इक्वस टू ए नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया दोनों साइड आर से, एक साइड करोगे तो फिर दोनों साइड करना पड़ेगा। सो अगर आपने इसको डिवाइड किया तो E बाई आर को आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस करंट। ओम्स लॉ से आपको पता है V का फार्मूला आई आर होता है, तो V इज इक्वस टू आई आर यानी I इज इक्वस टू V बाई आर। V का मतलब E है यहाँ EMF E, तो E बाई आर को इंस्टेंटेनियस करंट आप कह सकते हो और E नॉट बाई आर को पीक करंट कह सकते हो यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि जो ही भी ये वैल्यू आएगी साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब 1 होगी तो उस वक्त की जो वैल्यू होती है करंट की उसे पीक करंट कहते हैं। तो इसीलिए मैंने साइन ओमेगा टी यानी कि आई नॉट होगा जब इसकी वैल्यू 1 होगी, तो अदरवाइज किसी भी इंस्टेंस में आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टाइम्स ऑफ टी हो जाएगी। तो ये दो इक्वेशन आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है। जो सबसे पहली बातचीत हुई वो है इक्वेशन ऑफ ईएमएफ के बारे में, जो दूसरी बातचीत है वो इक्वेशन ऑफ करंट के बारे में। तो आई होप कि इक्वेशन ऑफ ईएमएफ और इक्वेशन ऑफ करंट दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई और ब्लॉक डायग्राम तो आपको क्लियर है ही कि एसी के साथ लगाया है। तो तीन चीज़ें क्लियर हुई, ब्लॉक डायग्राम, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ और इक्वेशन ऑफ करंट। अब इसके साथ साथ दो चर्चाएँ और होंगी। वो चर्चाएँ हैं, सबसे पहले तो आप ई और आई का वेव डायग्राम देखेंगे, देन इसका फेजर डायग्राम देखेंगे। तो आई होप आपने इन दोनों को नोट कर लिया है। इसको मैं लिस्ट अप कर दूंगा लेफ्ट साइड में और फिर हम लोग वेव और फेजर डायग्राम के डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसको एक बार इसको हटाता हूँ। सबसे पहले ईएमएफ और आई का वेव डायग्राम देखेंगे। वेव डायग्राम का मतलब क्या होता है कि वेविकल फॉर्म में या साइनोसाइडल जैसा इसका वेरिएशन हो रहा है उसको प्लॉट करना यानी ईएमएफ को टाइम के फंक्शन में दिखाना। तो आपको पता है कि ई टाइम के फंक्शन में है यानी, और साइनोसाइडल वेरिएशन हो रही है यानी जब t 0 होगी साइन की वैल्यू 0 यानी e भी 0 होगा, यानी ग्राफ की शुरुआत यहाँ से होगी और साइन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। और साइन का वेरिएशन आपको पता है कि साइन ग्राफ कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये साइनोसाइडल ग्राफ है और क्योंकि ईएमएफ साइनोसाइडली वेरी कर रहा है तो ईएमएफ की इक्वेशन भी ऐसी होगी। ये जो पीक अमाउंट ऑफ वैल्यू है इसको आप कह सकते हैं ए नॉट, जो नेगेटिव की तरफ जो वैल्यू आ रही है इसको आप कह सकते हैं नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए नॉट। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ आई। ये एक फुल साइकिल है, ये t/2 है, उसी के अकॉर्डिंग है। अब बात आ जाती है करंट की। सेम करंट भी सेम फेज में है यानी अगर ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी है, ना भी कुछ प्लस है ना माइनस है, सेम फेज में दोनों कहे जाएंगे। आई का भी वेरिएशन ऐसा ही होगा। अब आई का जो जेन्युइन फार्मूला होगा वो ई नॉट बाई आर होगा यानी ई नॉट की जो भी वैल्यू होगी आर उसको डिवाइड करेगा तब जाकर के आई बनेगी। तो अगर आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ी है तो आई की वैल्यू ई नॉट से थोड़ी छोटी होगी।
यानी चलेगा तो साइनोसाइडली ही, लेकिन वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो, आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये बड़ी भी हो सकती है। फिलहाल मान लेते हैं कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ऐसे में जो आई की वैल्यू होगी वो डिवाइड होकर के थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो उसकी इक्वेशन आप कुछ उसका जो वेव डायग्राम है उसको आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। और ये वह जो पीक वैल्यू है दिस कैन बी टर्म्ड एज आई नॉट, और ये नेगेटिव ऑफ आई नॉट है। तो आई होप कि आपको वेव डायग्राम दोनों का क्लियर हुआ कि इसका वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब आ जाते हैं फेजर डायग्राम के ऊपर। वीडियो नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम के बारे में बताया हुआ है। तो फेजर डायग्राम में आपको इतनी क्लैरिटी है कि दो क्वांटिटीज़ को जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, ओमेगा और ओमेगा हो, और साइनोसाइडली वेरी कर रहे हैं, तो उनको एक रोटेटिंग वेक्टर से दिखाना जो कि मैग्नीट्यूड का भी आइडिया दे और एंगल का आइडिया दे, उसको कहते हैं फेजर, और दोनों को एक साथ दिखाने को कहते हैं फेजर डायग्राम। तो मान लेते हैं कि ओमेगा टी एंगल ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन से ये वाला एंगल थीटा है जो कि ओमेगा टी है, मतलब थीटा जो कि ओमेगा टी के इक्विवेलेंट है उसको शो कर रहा है। यानी मुझे रोटेटिंग वेक्टर से दिखाना है, तो मैंने एक यहाँ से यहाँ वाली जो डिस्टेंस है दैट इज ई नॉट, इस ई नॉट की को घुमा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये साइक्लिक वे में घूम रहा है थीटा के साथ, तो 360 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसको मैं यहाँ से 360 दिखा रहा हूँ। तो अभी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ई हो जाएगी, और इस वैल्यू में जो यहाँ ये वैल्यू होगी दिस विल बी टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस आई, सॉरी दिस विल बी टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस ई, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को ई कहा जा सकता है, और ये वाली वैल्यू ई नॉट है। खैर ये बात आप जानते हैं। अल्टीमेटली ये फेजर है और मुझे इसी के साथ आई को भी दिखाना है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी आई का भी फेज सेम है, यानी आई भी इसी एंगल के साथ जाएगा, ऐसा ही जाएगा, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है तो इसको जो वेक्टर दिखाएंगे वो इसी के पैरेलल में यहाँ से यहाँ तक दिखा देंगे। सपोज ये वाला ए नॉट था तो यहाँ तक क्या आ गया, तो आंसर इस आई आ गया, ये आई हो जाएगी, और इस वैल्यू को आप ई कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और ये वाली वैल्यू पीक ईएमएफ, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो थीटा ओमेगा टी, यानी फेजर एनालिसिस में आपने दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में ही रखना है, क्योंकि दोनों का फेज सेम है, तो इससे एक मैग्नीट्यूड का आइडिया मिला और ईएमएफ का और एंगल का भी साथ में आइडिया मिला। तो दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ व्हाट एसी सर्किट विद रजिस्टर। तो आई होप कि ये तीनों चारों चीज़ें आपको क्लियर है। बाकी अगर इक्वेशन में केवल रजिस्टर है तो करंट निकालने की वैल्यू आपको पता है, ई नॉट बाई आर करके पीक निकलेगा और ई बाई आर कर लेंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट निकलेगा। तो आई होप कि ये पूरी एनालिसिस समझ आई एसी सर्किट विद रजिस्टर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एसी सर्किट विद इंडक्टर की बात करेंगे सेकेंड सर्किट में। तो मैं इसको हटाता हूँ, आइए फ्रेश शुरू करते हैं एसी सर्किट विद इंडक्टर। सो आइए शुरू करते हैं एसी सर्किट विद इंडक्टर। इसको प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि इस सर्किट में कोई रजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ इंडक्टर है। तो इसमें वही पहली बात आपसे पूछा जाए कि आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ बताओ, तो आपको पहले से पता है इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ करंट निकालने की। तो अगर इक्वेशन ऑफ करंट में निकालना पड़े आपको करंट, तो इसके लिए आप क्या सोचेंगे पहले वो देखिए। यहाँ सिंपली जैसे पिछली रजिस्टर सर्किट में आर से डिवाइड करने के बाद ये आ गया था डायरेक्ट, लेकिन क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है तो यहाँ कुछ लॉजिक अलग रहेगी। तो अभी आप फिलहाल ये समझें कि जैसे ये इंडक्टिव सर्किट है और ये कुछ ईएमएफ सप्लाई कर रहा है, तो जैसे ही एसी यहाँ से सप्लाई होगी ये कुछ बैक ईएमएफ बनाएगा, आपको पता है कुछ बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ कितना बनाएगा उसका फार्मूला आपको पता है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी कि वाइल एसी फ्लो बैक ईएमएफ जो बनाता है कौन, इंडक्टर, बैक ईएमएफ वाया या बाई ईएमएफ बाई इंडक्टर की अगर हम बात करें तो उसके बारे में आपको पता है, दिस बैक ईएमएफ इज इक्वल्स टू, तो आंसर इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये बैक ईएमएफ जो कि कौन बनाता है, एक इंडक्टर वाइल फ्लो। अब मान लिया ये एक ईएमएफ
सप्लाई कर रहा है ई, यानी किसी भी इंस्टेंस में अगर इसका ईएमएफ ई है और बैक ईएमएफ ई है, तो जो नेट ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा ई माइनस एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी, यानी ये पॉजिटिव बनाएगा और ये उसको अपोज करेगा, तो जो नेट ईएमएफ होगा वो हो जाएगा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब आप कॉमन सेंस से सोचिए, अगर इस सर्किट में कोई नेट रेजिस्टर प्रेजेंट ही नहीं है तो नेट ईएमएफ तो ज़ीरो ही होना चाहिए। या यूं दूसरे तरीके से सोचिए, तो अगर आप केवीएल लगाइए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो अगर ये भाई सब ई सप्लाई करेंगे तो यहाँ आ करके एंटायर सर्किट में बैक हो जाना है, क्योंकि नेट लूप का तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो ही है। ज़ीरो होने का मतलब ये जितना सप्लाई करेगा ये उतना ही अपोज कर देगा, यानी कि इस सर्किट का नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ऑलवेज ज़ीरो। इसको आप फ्रॉम केवीएल भी कह सकते हैं लूप लॉ से, यानी केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉस को भी अगर आप देखो तो आपको पता है कि नेट वोल्टेज थ्रू आउट द सर्किट ऑलवेज कैसा होता है, तो आंसर इज ज़ीरो। इसका मतलब ई का फार्मूला क्या आ जाएगा, तो आंसर इज एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी। आई होप कि आपको ये वाली बात पता लगी कि ई का फार्मूला क्या है, तो डी आई बाई डी टी। अब अगर ये नेट ईएमएफ है, इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड दिखाता हूँ। अगर मान लिया कि नेट ईएमएफ का फार्मूला आपको पता लग गया कि इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो आप फिर यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। अब करंट निकालने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, ये देखिए। आई होप ये वाला प्रोसेस आपको पता लगा कि आखिर ये हो कैसे रहा है। अब क्योंकि आपको ये करंट निकालना है, आई निकालना है, तो आप इसके लिए करंट की इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं डी आई कैन बी रिटन इज इक्वल टू, इसको आप यहाँ भेजिए तो आ जाएगा 1/L टाइम्स ऑफ ई डी टी। अब आपको तो पता ही है कि ये जो ई है वो टाइम का फंक्शन होता है, यानी टाइम के साथ ये वेरी करता है। कैसे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप इस डी आई की जगह लिख सकते हैं, मतलब डी आई के आगे लिख सकते हैं इस ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी टी टी, यानी ये टाइम के फंक्शन में ई की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको सीन याद है कि अगर आपको डी आई की वैल्यू टाइम के फंक्शन में पता है, स्मॉल डी आई पता है, और अगर मेजर डी आई निकालना है तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे देन फर्दर ये मिलेगा। तो आई होप कि ये सब नोट कर लिया है आपने, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। तो मैं सीधा इस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, ई इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी में से डी आई की जो वैल्यू मिली है 1/L ए नॉट साइन ओमेगा टी, इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। सो आपने यहाँ तक तो देख लिया था कि डी आई का फार्मूला। अगर आपको फर्दर आई चाहिए, ये तो बहुत स्मॉल करंट आई है, अगर आपको मेजर करंट चाहिए, बड़ी सी करंट चाहिए, तो आपको दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी फाइनल करंट चाहिए तो आप डी आई का इंटीग्रल देखेंगे तो आ जाएगा आई, इसमें से ई नॉट और एल दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, क्योंकि ई नॉट पी करंट है, कांस्टेंट है, और इंडक्टेंस उस इंडक्टर की पहले से ही कांस्टेंट है, यानी उसको भी बाहर लिया जा सकता है। तो बचेगा क्या, तो आंसर इज साइन ओमेगा टी टी टी। 0 से t टाइम तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब आई होप कि आपको साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा का इंटीग्रल पता है। जैसे साइन थीटा का डेरिवेटिव प्लस कॉस थीटा होता है, ऐसे ही साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस को आप बाहर ले लीजिए और यहाँ लिख लीजिए कॉस ओमेगा टी। माइनस बाहर आ गया और ये आ गया कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम इसको कॉस ओमेगा टी को यहाँ रेंज लेने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही टी टाइम तक मान रखा है। तो अगर कॉस ओमेगा टी को मैं बाहर ले लूँ तो क्या होगा, आप इसको ज़रा देखिए। तो ये आया है कॉस ओमेगा टी ई नॉट बाई एल। इसमें मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात मैंने रेंज क्यों हटाया, मैं मान लेता हूँ मुझे एक जनरल इक्वेशन बनानी है, तो मैं किसी भी एक पहले स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए सिर्फ ओमेगा टी ले रहा, कोई वैल्यू स्पेसिफिकली वैल्यू नहीं पुट करना है। ये अलग बात है कि अगर ये रेंज नहीं होगी तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा, तो यहाँ एक प्लस कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ एक प्लस कांस्टेंट आप चाहो तो मान भी सकते हो, अदरवाइज आप इसे हटा भी सकते हो। इनिशियली मान लेते हैं कांस्टेंट 0 है या समथिंग है, तो ये हमारे लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कुछ हो भी सकती है, 0 भी हो सकती है, और कल को प्रैक्टिकली हम इसे करेंगे तो रेंज लेंगे ही। इसीलिए मैं अभी रेंज फिगर को हटा रहा हूँ, इस कांस्टेंट को
रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब आप डेरिवेशन में मेंशन करें तो इसको मेंशन करके नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट की वैल्यू 0 मान करके हटा सकते हैं। फिलहाल मुझे जनरल इक्वेशन चाहिए, तो जनरल इक्वेशन के लिए मैंने सबसे पहले साइन का माइनस कॉस किया। अब यहाँ भी एक टेक्निकलिटी होती है, यहाँ केवल t नहीं है, अगर केवल t होता साइन t dt तो ये cos t हो जाता, लेकिन अभी साइन के अंदर ओमेगा t है, यानी t का कुछ कॉफिशिएंट जुड़ा हुआ है। ऐसे में अंदर का फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, ये आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर उसका डेरिवेटिव जो भी होगा उसको डिवाइड में लोगे, यानी कि साइन ओमेगा टी का कॉस हुआ, फिर ओमेगा टी का आप करोगे, यानी डी बाई डी टी ओमेगा टी का करोगे डेरिवेटिव, तो आपको पता है इसका आंसर आता है ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी 1, यानी इसका आंसर ओमेगा आ जाएगा। उस ओमेगा को आपको डिवाइड में ले जाना पड़ता है, तो अगर आप इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा ई नॉट एल टाइम्स ऑफ ओमेगा। ये एक सीन हुआ जिसको कि हमारे को समझ आया कि आखिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगी। अब इसमें कुछ एक दो चीज़ें और मॉडिफिकेशंस हैं जो आप सुन लीजिए। आई की वैल्यू तो आ गई, आई की वैल्यू आ गई ई नॉट बाई एल ओमेगा, वो भी नेगेटिव में आई है कॉस ओमेगा टी। अब आपको अगर इसको कंपेयर करना है ईएमएफ के साथ, तो ईएमएफ है साइन का फंक्शन और ये भाई साहब है कॉस का फंक्शन। अगर इसमें साइन और कॉस में वेरिएशन आ रही है तो आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि इसको कहीं ना कहीं साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब साइन में कन्वर्ट करने के कई उपाय हैं, आपको पता है कौन कौन से। या तो आप, क्योंकि आपको पता है अगर कॉस को साइन में करना है तो आपको थीटा प्लस मतलब थीटा लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं चाहूँ तो उसको लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन के साथ क्या है कि 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा है और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा है, भी कॉस थीटा है। थीटा की वैल्यू यहाँ ओमेगा टी है, तो इस कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है और साइन 90 प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है। ये दोनों चीज़ें लिखी जा सकती हैं। आई होप आपको समझ आया कि दोनों ही ऑप्शन है, साइन 90 प्लस थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा। अब इसमें से कौन सा चूज करेंगे, कौन सा चूज करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, अगर आपने 90 माइनस थीटा चूज किया, 90 माइनस थीटा, तो अभी ये वैल्यू नेगेटिव में है तो हमारे दो टारगेट हैं, एक तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाए और दूसरा ये माइनस का प्लस आ जाए। तो माइनस का प्लस तो तभी सही रहेगा जब आप माइनस का टर्म लोगे और माइनस को अंदर भेजोगे तो 90 माइनस में हो जाएगी और थीटा प्लस में, क्योंकि अपने को ओमेगा टी प्लस में लाना है। यहाँ ओमेगा टी माइनस में आ जाएगा और माइनस, ये वाला माइनस जो बाहर की तरफ है ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा। अगर आप पहले ही प्लस को चूज करते हैं तो ये माइनस होकर के थीटा माइनस में आ जाएगा। तो इसीलिए सही ऑप्शन क्या है कि आप ये माइनस वाला चूज करें, जिससे कि साइन का ओमेगा टी वर्जन प्लस में आ जाए और पुरानी वैल्यू से यानी ईएमएफ से कंपेयर किया जा सके। तो आई होप कि आपको ये वाली बात क्लैरिटी के साथ समझ आई है। सो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि आप क्या यूज़ करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। क्यों करेंगे, लॉजिक आपको पता लगी। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस ए नॉट टाइम्स ऑफ एल ओमेगा और साइन 90 को आप चाहो तो लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और फिर इस माइनस को अंदर भेजें, क्योंकि माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा के इक्वल होती है। ये भी आइडेंटिटी है, आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो ये अंदर जाएगा। तो फाइनली ये बनेगा ए नॉट टाइम्स ऑफ एल ओमेगा और साइन, ये वाली चीज़ प्लस में आ जाएगी, यानी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये जो इक्वेशन बनी है वो करंट की इक्वेशन बनी है। यहाँ दो बातें हैं, जब ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी उस वक्त इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी जब ये 1 होगा उस वक्त आई की वैल्यू ये वाली वैल्यू होगी। इसको आप कह सकते हो पीक करंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट। यानी कि इस एंटायर वैल्यू को लिखा जा सकता है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आई होप कि ये वाली बात आपको क्लियर हुई। आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर इज हियर, आई नॉट कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू ए नॉट बाई एल ओमेगा, क्योंकि ये पी करंट की वैल्यू है। तो आपको आई होप प्रॉपर क्लैरिटी मिल रही है कि आई का फार्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी है
और आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई एल ओमेगा है। एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको क्या देखने को मिलता है इंडक्टिव सर्किट में, कि जो करंट है, जैसे ईएमएफ था वो ओमेगा टी के साथ चल रहा था, और जो करंट है वो ओमेगा टी में से π/2 माइनस, यानी ओमेगा टी पीछे चल रहा है। इसको कहते हैं लैग करना, यानी करंट जब जो है वो π/2 पीछे की तरफ है, लैग कर रहा है। तो इस सीन को थोड़ा इंटरेस्टिंगली आपको वॉच करना है। सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर रहे हो या समझ लीजिए कि इक्वेशन ऑफ ईएमएफ क्या है और इक्वेशन ऑफ करंट क्या है, इसी को आपको याद रखना है और इस वैल्यू को भी याद रखना है। अभी मैं इसकी अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन आई होप कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट पहले पता लग गई। तो मैं इसको हटाता हूं और इसकी फ्रेश एनालिसिस शुरू करते हैं। सो ओवरऑल इसमें आपको दो बातें पता लगी, आई ई नॉट साइन ओमेगा टी तो है ही, साथ में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी जब टाइम की वैल्यू 0 होगी तो इसकी जो एंगल होगा वो माइनस π/2 यानी पीछे की तरफ होगा। इसीलिए यहाँ देख सकते हो आप, नोट करने की जो बात ये है कि इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट आप कह सकते हैं करंट लैग्स वोल्टेज बाय π/2 एंगल, यानी जब आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो इसको π/2 पीछे दिखाओगे। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसको आपको ऑलवेज याद रखना है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता है वो वोल्टेज से π/2 पीछे चल रहा होता है। तो एक तो ये सीन आ गया। ऊपर से एक और बात यहाँ आप समझिए, यहाँ जो पीक करंट की वैल्यू आई है वो आई है ए नॉट बाई एल ओमेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आप अगर रेजिस्टेंस वाले फैक्टर से इसको लिंक करें तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जो करंट हुआ करती है वो होती है ई बाई रेजिस्टेंस। नॉर्मल किसी भी रेजिस्टिव सर्किट को उठा लीजिए, आई का फॉर्मूला V बाई आर है, क्योंकि V को हम यहाँ E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो E बाई आर हो जाएगा। यानी कि जब बात इंडक्टिव सर्किट की हो रही है तो एट द प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है एल ओमेगा, यानी एल ओमेगा वो अमाउंट है जो रेजिस्टेंस की प्लेस ले रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई जो इंडक्टर है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कंपैरिजन से पता लगा इंडक्टर, ये वैल्यू बड़ी खूबसूरत सी वैल्यू आ रही है। इसको आप कहते हो, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एक्सेल से, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो दिस इज एल ओमेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यू है और आप ध्यान रखेंगे इस एक्सेल का एक नाम है और वो नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू एक्सेल से रिप्रेजेंट की जाती है और इसकी जो वैल्यू है वो L टाइम्स ऑफ ओमेगा है। दिस इज अ इंटरेस्टिंग फैक्टर जिसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक दो चीज़ें और भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि सिर्फ एक्सेल का फॉर्मूला एल ओमेगा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो है ही न्यूमेरिकल के प्रोस्पेक्ट से। एक और बात यहाँ ध्यान रखने की है कि ये जो एक्सेल है ये कहीं ना कहीं ओमेगा यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। आपको पता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेल कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू आपको पहले से पता है 2 पाई न्यू। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा को कहते हैं जिसकी वैल्यू 2 पाई टाइम्स ऑफ न्यू होती है। यानी एक्सेल की खास बात यह है कि ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर यूं भी कहो कि ये फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज़्यादा ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लक्चुएट कर रहा होगा उसके अंदर उसकी जो ऑफरिंग रेजिस्टेंस है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका एक ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है। एक तरफ आप एक्सेल रखेंगे, एक तरफ ओमेगा रखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको पता है स्ट्रेट लाइन हो रहा होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। रेजिस्टिव सर्किट में भी ये पूछा जा सकता था कि रेजिस्टेंस का ओमेगा के साथ क्या रिलेशन है। अगर रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस का ओमेगा के साथ रिलेशन पूछा जाए तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस का तो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्चुएशन से कोई लेना देना ही नहीं है।
उसकी इक्वेशन में या आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू सिम्पली रो एल बाई ए होता है, उसको ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है, यानी उसमें ये इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन यहाँ एक्सेल के अंदर अगर आप देखोगे तो ओमेगा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। तो आई होप कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ तो पहले से पता थी, करंट पता लगी, और करंट के साथ साथ आपको पीक करंट का आइडिया लगा, और पीक करंट के साथ साथ कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है एक इंडक्टिव सर्किट उसका पता लगा। फार्मूला आप वैल्यू ऑलवेज ध्यान रखेंगे, और साथ में ओमेगा के साथ इसका क्या रिलेशन है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये भी आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। तो ये सब इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं। अभी दो चीज़ें और बची हुई हैं, एक इसका वेव डायग्राम और दूसरा इसका फेजर डायग्राम। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने इन सबको नोट कर लिया है और समझ भी लिया है। सो आइए वेव डायग्राम की चर्चा करते हैं। जब बात ईएमएफ की टाइम के साथ करेंगे तो आपको पता है कि ईएमएफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन तो वैसे ही है, साइनोसाइडल, जीरो से शुरू होने वाली, क्योंकि उसकी इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब बात आ जाते हैं आई की। तो आई में बात ये हो रही थी कि आई π/2 लैग करता है। अब लैग को कैसे जस्टिफाई करोगे, तो आप इसको ऐसे समझो, दो तरीके हैं इसको समझने के। पहला आप ये समझो कि आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक साइकिल में 360 डिग्री होता है, तो अगर आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो ये पार्ट 90 डिग्री को शो करेगा, ये 180, ये 270 और फिर से ये 360 डिग्री को। तो अगर हमने इसको दिखाया यहाँ पे, तो 90 डिग्री लैग करने का मतलब होगा कि 90 डिग्री बाद, जैसे अगर ये वाली ईएमएफ चल रही है तो जब ये पीक पे पहुंच जाएगी, पीक का मतलब 90 डिग्री क्रॉस कर जाएगी, तब ये भाई साहब शुरू होंगे, तब ये स्टार्ट करेंगे, और जब ये 0 पे आएगी तब ये पीक पे पहुंचेंगे। ऐसा कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं। यानी कि जब वापस ये पीक पे होंगे तो ये वापस 0 पे, जब ये वापस 0 पे आ जाएंगे तो ये पीक पे, कुछ इस तरीके से सीन। आई होप आपको समझ आ रहा है। या फिर दूसरे तरीके से ये समझें कि जब ये 0 पे होंगे तो ये नेगेटिव में होंगे। कितने होंगे? नेगेटिव में। ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई π/2 पीछे है, यानी कि नेगेटिव में है। जब आप टाइम की वैल्यू लाइक आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, तो जब टाइम की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो नेगेटिव π/2, नेगेटिव का मतलब होता है जो इसकी ईएमएफ होगी वो नेगेटिव में होगी, यानी नेगेटिव में होगी, यानी कहीं यहाँ होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन ई की है, ये वाली इक्वेशन आई की है, सॉरी ई और ये आई। ये जो पीक वैल्यू है दैट इज़ ई नॉट, और यहाँ जो वैल्यू है दैट इज़ माइनस आई नॉट। तो आई होप कि आपको वेव डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ कि ई का क्या रहेगा और आई का क्या रहेगा। अब इसी में पॉइंट आता है कि फेज़र डायग्राम का क्या करें। अगर फेज़र बनाना हो तो फेज़र में आप समझ लें, अगर मान लिए ये मैं ई को दिखा रहा हूँ, जिसमें से इंस्टेंटेनियस ई की वैल्यू ये हो जाएगी, ए नॉट यहाँ से यहाँ तक है, ये फेज़र के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ, और फिलहाल ये ओमेगा टी आगे जा चुका है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसमें आई को शो करिए। तो आप इसमें फेज़र में एक साइन कन्वेंशन याद करिए, मैंने कहा हुआ था कि एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, और आप कह रहे हो कि पीछे है, लैग कर रहा है। आगे होता तो और इससे आगे जाता, अगर ये पीछे है वो भी 90 डिग्री, तो इसका मतलब आई कुछ यहाँ होगा, ई से π/2 पीछे, इसको आप कह सकते हो आई नॉट, और इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है दैट विल बी कॉल्ड एज आई। तो आई होप कि आपको फेज़र डायग्राम पता लगा। ई का इधर और आई का इधर, दोनों के बीच में जो एंगल होगा दिस विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये रहा फेज़र डायग्राम और ये रही वेव डायग्राम। इस तरीके से आपको ऑलवेज ध्यान रखना है इन सब सर्किट्स में। अब बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, एक दो उसकी चर्चा कर लेते हैं, और चारों चीज़ें आपको अच्छे से पता लग चुकी हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे ये एनसीईआरटी का ही है, प्योर इंडक्टिव का है। इसमें दे रखा है कि एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस 25 मिली हेनरी है, यानी एल की वैल्यू है 25 मिली हेनरी। आपको पता है मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गई एल की वैल्यू। और फ्रिक्वेंसी दे रखी है अल्टरनेटिंग सोर्स की 50 हर्ट्ज़। तो अगर आपसे एक्सेल पूछा जाए तो आपको पता है ओमेगा टाइम्स ऑफ एल होता है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई टाइम्स ऑफ न्यू और इनटू एल हो जाएगा, यानी 2 3.14
इनटू फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू दे रखी है 50 उसको प्लेस करेंगे और इसको प्लेस करोगे आप 25 इंटू 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब आपको बेसिक प्रोसेस पता होना चाहिए कि एक्सेल निकालने का प्रोसेस ओमेगा एल है, 2 पाई जो भी फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी उससे मल्टीप्लाई करोगे और एल निकाल लोगे। तो जब आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो you'll फाइंड कि जो एक्सेल की वैल्यू आ रही है वो समवेयर आ रही है 7.85 के आसपास। इसको आप कैलकुलेट कर लेना 7.85 ओम के आसपास। यूनिट सेम रहेगी, चाहे वो कैपेसिटर के थ्रू रेजिस्टेंस ऑफर हो, चाहे इंडक्टर के या फिर रजिस्टर के। तो एक्सेल की जो वैल्यू निकल करके आई दिस इज समवेयर अराउंड 7.85। अब क्वेश्चन था कि फाइंड एक्सेल, वो आपने निकाल लिया है। दूसरा क्वेश्चन है ERMS। अब सबसे पहले तो यहाँ देखिए ये जो 220 गिवन वोल्टेज होती है वो ERMS होती है। ये बात आपको अल्टरनेटिंग करंट के स्टार्टिंग लेक्चर 1 में ही बताया था कि जो भी गिवन वैल्यू होती है वो हमेशा RMS वैल्यू होती है। अब अगर आपको IRMS पता करना है तो IRMS का फार्मूला सिंपल है, ERMS डिवाइड बाई एक्सेल, यानी ERMS की वैल्यू हो जाएगी 220 और एक्सेल की वैल्यू हो जाएगी 7.85। ये वैल्यू अप्रॉक्स एम्पियर के आसपास आपके निकल जाएगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ कि इस वैल्यू को कैसे निकालें। अप्रॉक्स अगर आप इसको निकालेंगे तो 28 एम्पियर के आसपास, 28 अप्रॉक्स एम्पियर के आसपास वैल्यू निकल करके आएगी। तो आई होप कि आपको बेसिक आइडिया लगा कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकालना है, जो भी गिवन वैल्यू है उसको डिवाइड करके ERMS निकालना है। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे प्योर इंडक्टिव के अगर आते हैं तो। वैसे ज़्यादातर उम्मीद है कॉम्बिनेशन का, लेकिन फिर भी अगर प्योर से आता है तो आपको पता लग चुका है करंट कैसे निकालना है और रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। अब बात करेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की तरफ। सो आइए चर्चा शुरू करते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की, AC सर्किट की। खैर इसमें वही सबसे पहले स्टार्टिंग वाली बात, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ EMF आपको आइडिया है ही, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब बातचीत आती है कि इक्वेशन ऑफ करंट कैसे निकालें। इक्वेशन ऑफ करंट, अब इक्वेशन ऑफ करंट में कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपको कहीं ना कहीं आइडिया है कि इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके ऊपर जो चार्जेस की स्टोरेशन है और जो वोल्टेज है जो सप्लाई करी है, उसका फार्मूला आपको आइडिया है पहले से, SQ इज इक्वल टू C इंटू V। ये फार्मूला आपने कैपेसिटेंस की बेसिक प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है कि चार्ज का फार्मूला क्या है, C टाइम्स ऑफ V, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है और फिर आप इसको सॉल्व करते हो और एक कैपेसिटिव कांस्टेंट लगाते हो और फार्मूला ये बनता है। खैर अगर इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो C टाइम्स ऑफ E, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हो C टाइम्स ऑफ V की जगह E रखा है और फिर E की वैल्यू रख दी है E0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरिंग नेचर की है, लगातार वक्त के साथ वेरी कर रही है। तो Q का फॉर्मूला C ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी है। अब करंट निकालने का तरीका आपको पता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा dq बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt और ये हो जाएगा C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। और कहीं ना कहीं आपको आइडिया है ही कि dq बाई dt को क्यों किया डिफरेंशिएट, ताकि करंट आ सके। और इस वैल्यू का डेरिवेटिव आपको आइडिया ही है, जिसमें से C ओमेगा नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो आप इसको dq बाई dt को लिख लीजिए I कैन बी रिटन एज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट को बाहर, E नॉट को बाहर ले लिया, d बाई dt साइन ओमेगा टी। अच्छे से आइडिया है कि साइन का होता है कॉस ओमेगा टी और इनटू इस अंदर वाले ओमेगा टी का होगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। अल्टीमेटली जो I की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी वो बनी C ओमेगा E नॉट कॉस ओमेगा टी। ये आई थिंक आपको ध्यान रहेगा, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसका ऑलवेज ध्यान रखना है। अब फिर से वही बात कि अगर इसको EMF के साथ कंपेयर करना है तो EMF साइन का फंक्शन है और ये कॉस का। तो जैसे ये कहानी आती है हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं कि कॉस को साइन 90 प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है और साइन 90 माइनस थीटा भी। अब क्योंकि यहाँ पहले से माइनस प्रेजेंट नहीं है
तो हमारे लिए प्लस वाला ऑप्शन लेना ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c टाइम्स ऑफ ओमेगा एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, और 90 को आप चाहो तो π/2 भी लिख सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है 90 प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस 90, एक ही बात है। यहाँ हमने उसको लिखा हुआ है। अब फिर से अगर देखा जाए तो आप इसको कहीं ना कहीं इस एंटायर वैल्यू को I0 कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो I की मिली, कैपेसिटर की मिली, वो मिली I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट, जहाँ I0 की वैल्यू क्या है तो c ओमेगा टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है। अभी इसकी सेपरेट चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आई होप आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट प्रॉपर अच्छे से पता लगी। और यहाँ आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा कि इंडक्टर में जैसे यहाँ माइनस था, ऐसे कैपेसिटर में यहाँ प्लस π/2 है। इसका मतलब कि कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट है वो थोड़ा आगे है। कितना आगे है तो π/2 से आगे है, यानी कि ये लीड कर रहा है। इसी इंटरेस्टिंग फैक्टर को हम यहाँ फिर से नोट करेंगे और समझेंगे। आई होप कि आपने इक्वेशन ऑफ करंट निकालनी सीख ली कि अल्टरनेटिंग करंट में इक्वेशन ऑफ करंट कैसे निकालते हैं। आई होप आपने स्टेप नोट कर लिया है। तो मैं इसको हटाता हूँ और समराइज करता हूँ, और फिर इसकी एक दो एनालिसिस है वो कंप्लीट करते हैं, लाइक रेजिस्टेंस निकालने जैसी चीज़ें। सो फाइनली कंक्लूजन ये था कि कैपेसिटी, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ तो वही है, और करंट में π/2 आ रहा है। यानी यहाँ आप समझ सकते हो कि करंट जो है वो लीड कर रहा है, लीड E/π/2। कॉमन सेंस से सोचे लीड करने का प्रैक्टिकल सेंस क्या है, कि लीड करने का क्या मतलब है। तो कॉमन सेंस से आप सोचेंगे तो लैग और लीड का जो सेंस है वो ये है कि जब इंडक्टर था तो जैसे ही वोल्टेज आगे बढ़नी शुरू हो रही थी, इंडक्टर उसे रोक रहा था, यानी करंट को थोड़ा पीछे कर रहा था। कैपेसिटर की एक प्लेट पहले से ही अपोजिट हो जाती है पोलराइज होकर के, तो ये चार्ज को बुला लेती है, पुल कर लेती है। यानी V अगर I को सप्लाई करना चाह रहा है, इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर V सप्लाई करना चाह रहा है I को, तो कैपेसिटर पहले से ही तैयार है और वो I को पुल कर रहा है। तो अगर उसने पुल कर लिया यानी करंट पहले ही चलने लग गया, जबकि इंडक्टर उसे रोक रहा था, यानी उसको पीछे कर रहा था। ये है एक विजुअलाइजेशन के लिए जो आप एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा था। तो आई होप कि आपको समझ आया कि लैग और लीड करने का मतलब क्या है। तो ये है ओमेगा टी प्लस π/2, यानी कि π/2 से लीड कर रहा है। अगर आपको इसका वेव डायग्राम कहा जाए बनाने को, कि वेव डायग्राम बनाइए, तीसरी चीज़, तो ईएमएफ की तो वेव डायग्राम वैसे ही रहेगा साइनोसाइडली। आपको क्लियर है? मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। सो यहाँ वेव डायग्राम हम बना रहे हैं ईएमएफ की टाइम के साथ। तो ईएमएफ की तो स्टैंडर्ड यही रहेगी, क्योंकि ओमेगा टी साइनोसाइडल फंक्शन जैसा नॉर्मली साइन का है, लेकिन इसमें 90 डिग्री आगे है। अब 90 डिग्री आगे को कैसे विजुलाइज करेंगे आप? इसका मतलब कि अगर ये 0 पे है तो आई पहले ही 90 डिग्री पे है। मैं इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रख रहा हूँ, ऐसा मान रहा हूँ कि करंट की वैल्यू वोल्टेज से थोड़ी सी कम है। तो इसकी जो पीक होगी, जैसे ही ईएमएफ 0 डिग्री पे होगा उस वक्त ये अपने पीक पे होगा, और जब ये अपने पीक पे पहुंच जाएगा तो करंट 0 पे पहुंच जाएगा। फिर जैसे ही ये 0 पे पहुंचेगा, करंट अपने नेगेटिव पीक पे पहुंचेगा, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, और फिर जैसे ही अपने पीक पे होगा उस वक्त ये वापस से 0 आ जाएगा। जब ये 0 पहुंचेगा तो फिर से ये पीक पे पहुंच जाएगा। तो दिस इज सीन, यानी कि ये 90 डिग्री पहले ही चल रहा है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये जब 0 था तभी इसने जर्नी स्टार्ट कर दी थी, और जब ये 0 पे है तब तक वो अपने पीक पे पहुंच चुका है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। खैर ओवरऑल ये जो है दिस इज वैल्यू ऑफ I0, और यहाँ वैल्यू है E0 की। सिमिलरली ये नेगेटिव I0 है और ये नेगेटिव E0 है। तो आई होप कि आपको I और E दोनों का वेव डायग्राम क्लियर हुआ कि कैसे बनाना है। फोर्थ बातचीत अगर मैं फेज़र की करूं कि फेज़र डायग्राम कैसे बनाना है, तो फेज़र की बातचीत समझ लीजिए आप। सो फेज़र में आपको आइडिया है कि अगर मैं यहाँ से
ऐसे दिखा रहा हूँ ई को, ओमेगा टी आगे, ओमेगा टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई, और ये वाली जो वैल्यू होगी दैट इज ए नॉट। तो ये जो अमाउंट है वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को बताएगा, 90 डिग्री पे ये पीक हो जाएगा, ये बात आप जानते हो। अब अगर मुझे दिखाना है करंट आई के साथ, तो ये लीड कर रहा है, लीड करने का मतलब आगे है, आगे होने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये π/2 एंगल आगे जा रहा है। दिस इज फेजर ऑफ आई, यानी कि ये वाला है ए नॉट, यानी ओमेगा टी प्लस π/2, यानी कि 90 डिग्री और आगे। तो आई होप कि आपको समझ आया कि फेजर डायग्राम कैपेसिटिव सर्किट के लिए कैसे रखना है। इसमें आई वाला थोड़ा आगे रखना है, ई वाला पीछे रहेगा। तो वेव डायग्राम समझ आया, फेजर डायग्राम समझ आया, स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ आई, और यहाँ से आपने दोनों की इक्वेशंस और उनका कंपैरिजन देखा। अब एक इम्पॉर्टेंट बातचीत समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ अभी तक इस पूरे सर्किट में मैंने रेजिस्टेंस ऑफरिंग बाय दिस सर्किट की चर्चा नहीं करी है, तो मैं थोड़ा उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया। मैं इसको हटाता हूँ और थोड़ी रेजिस्टेंस की चर्चा कर लेता हूँ। सो ओवरऑल आपने दोनों इक्वेशन समझ ली और वेव और फेजर भी समझ लिया। लास्ट चर्चा इसके समझेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो आपने आई नॉट माना था, आप अगर देखेंगे तो आपने सी ओमेगा एप्सिलॉन नॉट को आई नॉट माना था। अब अगर इसको आप चाहो तो आई का फॉर्मूला E/R होता ही है। अब क्योंकि यहाँ 1/, में नहीं है, तो 1/, के फॉर्मेट में लाने का तरीका ये हो सकता है कि आप E नॉट को वहीं रख दो, और सी ओमेगा को अगर आप डिवाइड में रखना चाहते हो तो इसको 1/ डिवाइड में लेना पड़ेगा, तभी तो डिवाइड का डिवाइड वाला ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में बनेगा। यानी एक जनरल तरीका है। और क्योंकि आपको आई की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है कि वोल्टेज और अपॉन रेजिस्टेंस होता है स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ करंट, तो वोल्टेज E नॉट है और रेजिस्टेंस 1/C ओमेगा है। इसका मतलब साफ साफ पता लग रहा है कि कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसको कि आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हो, जैसे वहाँ एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस था, ऐसे ही यहाँ XC है, उसको आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हो। यानी रेजिस्टेंस के प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है वो 1/C ओमेगा आ रही है। इसी 1/C ओमेगा को कह देते हैं XC। क्या कह देते हैं? XC। और ध्यान रखेंगे इस XC की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1/C ओमेगा। क्या कहते हैं इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे एक्सेल को आप कहते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऐसे ही कैपेसिटर वाली रेजिस्टेंस को कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला आता है 1/C ओमेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे एक्सेल का फॉर्मूला L ओमेगा था, वैसे ही XC का फॉर्मूला 1/C ओमेगा करना है, ध्यान रखना है। एक और यहाँ बात, इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ जैसे XL में देखा था ओमेगा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ही XC ओमेगा के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों में उल्टा रिलेशन चल रहा है। जब बात XL की होगी तो आप समझेंगे जितनी ज़्यादा ओमेगा होगी उतनी ज़्यादा XL होगी। यहाँ जितनी ज़्यादा ओमेगा होगी XC की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर XC के साथ ओमेगा का या फिर फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनाना पड़े तो क्योंकि इसका रिलेशन इन्वर्स है, तो इन्वर्स के ग्राफ आपको पहले से ही क्लियर है कि इन्वर्स के जो ग्राफ होते हैं वो कुछ इस तरीके के ग्राफ होते हैं। तो XC का ओमेगा के साथ क्या रिलेशन है, आई होप कि आपको आइडिया लगा। तो आप ये वैल्यू याद रखेंगे और आप ये ग्राफ याद रखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें। और इस ओमेगा का डायरेक्टली और इन्वर्सली रिलेशन से जुड़ी हुई एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इन तीनों सर्किट्स के बारे में बड़ी स्पेशल बातचीत है। और ग्राफ को थोड़ा एक समराइज्ड व्यू देने वाला हूँ। तो आई होप कि आपने ये वाली बात समझ ली है। मैं इसको हटा के ग्राफ की समरी और ओमेगा से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली कंक्लूजन तो ये है कि रेजिस्टेंस का ओमेगा के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशन है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ओमेगा कितना भी बढ़ाओ घटाओ रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन एक्सेल का ओमेगा के साथ डायरेक्ट रिलेशन और XC का ओमेगा के साथ इनवर्स रिलेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जैसे आपने
प्योरली इंडक्टिव सर्किट में देखा, एक्सेल का फॉर्मूला है एल ओमेगा। तो अगर मान लिया ओमेगा की वैल्यू बहुत हाई है, बहुत हाई, तो एक्सेल बहुत हाई होगा। यानी कि इन ए सी ओमेगा इज़ हाई, ओमेगा बहुत हाई होता है, ऐसे में एक्सेल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा ओमेगा है तो एक्सेल भी बहुत ज़्यादा होगा। सो यू कैन कंक्लूड दैट इंडक्टर का जो बेसिक नेचर है वो क्या है कि इंडक्टर ब्लॉक्स एसी। यानी इंडक्टर क्या करता है, एसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि एसी में अगर ओमेगा बहुत हाई है तो एक्सेल बहुत हाई हो जाएगा। ऐसे केस में जो नेचर है इंडक्टर का वो ब्लॉकिंग नेचर है, वो एसी को ब्लॉक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें डीसी में, तो डीसी में ओमेगा की वैल्यू 0 डिग्री है, क्योंकि कोई वेरिएशन ही नहीं है। अगर ओमेगा 0 है तो आप कह सकते हैं कि एक्सेल की वैल्यू भी 0 होगी। यानी कि इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, यानी कि इट बिहेव्स लाइक नॉर्मल वायर। यानी कि इन डीसी इंडक्टर बिहेव्स लाइक नॉर्मल वायर, बिहेव्स लाइक नॉर्मल वायर। ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, मतलब नो रेजिस्टेंस एट ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि आखिर एक इंडक्टर का बेसिक नेचर क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो सिर्फ एसी में करेगा, डीसी के अंदर ये 0 है, यानी एक वायर जैसा बिहेव करेगा। ये बात EMI में भी हमने कहीं ना कहीं लिंक करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ आकर के प्रॉपरली इसके बारे में पता लगता है, मैथमेटिकल एविडेंस मिलता है। वहीं अगर मैं, आई होप आपने इसको समझ लिया, इसको मैं हटा देता हूँ। जरा मैं एक्सी की बात करता हूँ यहाँ। सो अगर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो एक्सी का फॉर्मूला है सी ओमेगा, यानी एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। अब एसी में अगर देखें तो एसी में ओमेगा काफ़ी हाई होता है। अगर ओमेगा हाई है तो इसका मतलब एक्सी कैसा है, तो आंसर इज लो। यानी कि अगर बहुत ही हाई है, इनफाइनाइट टाइम्स हाई जा रहा है, तो एक्सी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि एसी में कैपेसिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि कैपेसिटर अगर के बारे में देखा जाए, इसका बेसिक नेचर क्या है, तो आंसर इज कैपेसिटर बिहेव्स लाइक नॉर्मल वायर। यानी कैपेसिटर अलाउज एसी, यानी ये एसी को पास करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं डीसी की, तो डीसी के अंदर ओमेगा की वैल्यू 0, जैसी ये वैल्यू 0 होगी 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट, इसका मतलब एक्सी इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब अगर कैपेसिटर को देखें तो इसका नेचर बिल्कुल उल्टा है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, यानी कि ये भाई साहब क्या करते हैं, तो आंसर इज कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है। कॉमन सेंस से सोचेंगे तभी पता लगेगा कि अगर आपने किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दिया तो थोड़ी देर में ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। डीसी का परफेक्ट मतलब वही है कि जैसे जब आप ऑन करेंगे उस वक्त इसका बिहेवियर एसी जैसा होगा। तो ऑन करते वक्त बैटरी का बिहेवियर एसी जैसा है। तो जैसे आपने ऑन किया थोड़ी देर में ये चार्ज हो गया, जैसे ये चार्ज हुआ उसके बाद ये डीसी काउंट किया जाएगा प्रॉपर। अब चार्ज हो गया तो फर्दर चार्ज और मूव कर नहीं सकता, क्योंकि बैटरी के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स यहाँ डेवलप हो चुका है। यानी देखा जाए तो ये एक तरीके से इसको फर्दर ब्लॉक कर देगा। इसीलिए ये बात आई है और इसीलिए हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अगर डायरेक्ट करंट आ रहा है तो एक बार चार्ज हो गया और चार्ज होने के बाद ये ब्लॉक कर देगा। तो आपको वो लॉजिक ऑलवेज ध्यान रखनी है कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को अलाउ करता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज स्टोरी ऑफ एसी सर्किट विद रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। आई होप कि आपको तीनों सर्किट की जो जो बातें थी उसका पता लगा। इंडक्टिव सर्किट में जैसे हमने आई निकाला था E0/XL करके, ऐसे ही कैपेसिटिव सर्किट में भी आई अगर पूछा जाएगा तो आप E0/XC करके आई इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो भी पता लग गया। तो दिस इज होल स्टोरी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन तीनों को कंबाइन करूँगा और हम लोग पढ़ेंगे सीरीज़ LCR सर्किट। उसके बाद मैं पैरेलल LCR सर्किट के बारे में बताऊँगा।
तो सीरीज़ और पैरेलल इन दोनों कॉम्बिनेशंस की चर्चा करेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।